कोल्बे विद्युत अपठन यानी कि कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस जी। तो ये हमारी रिएक्शन है। जब R बराबर CH3 हो, 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो, तब हम कार्बोक्सिलिक आयन जो लेते हैं उसका कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, यानी कि कोल्बे विद्युत अपठन होता है और हमारे पास एल्केन बनता है और साथ में NaHCO3 बनता है। जब R बराबर 3 डिग्री हो तो हमारा जो कार्बोक्सिलिक आयन है वो टूट जाता है विद्युत अपठन के द्वारा और एस्टर बना लेता है। अब ये क्यों बना लेता है, क्या होता है, इसके मैकेनिज्म को हम डिटेल में समझते हैं। चलिए, यहाँ पर क्या होता है कि हम विद्युत अपठन करते हैं तो हमने दो इलेक्ट्रोड लेकर हमने एक पात्र तैयार किया है। हम इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। अब हमने पहले इसमें H2 डाल दिया है बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब हम इसमें एसिड डालेंगे। क्या डालेंगे, हम इसके अंदर डालेंगे एसिड। अब एसिड डाला हमने, कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें क्या लगा कि जैसे ही हम एसिड डालेंगे ये एसिड इस H2O से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस, यानी कि एक आयन बना लेगा। होता है सही है, आयन बना लेता है ये। बट हमने अलग अलग तरीके से डालना स्टार्ट किया। जैसे पहले मैंने स्टार्ट किया CH3 C डबल बॉन्ड OH डाला तो ये इस तरीके से आयन बनाया इसने। बट जैसे ही मैंने एक दूसरा एसिड डाला, कौन सा, CH3 CH2 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 C डबल बॉन्ड OH, ये वाला एसिड जब मैंने इस पात्र में डाला तो कुछ उल्टा हुआ। ये आयन नहीं बना पाया। ये आयन नहीं बना पाया। क्यों? ये आयन क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि ये वाला जो सिरा होता है हमारे इस मॉलिक्यूल का, ये होता है अध्रुवीय सिरा। अगर ये अध्रुवीय है तो ये जल में अघुलनशील है। ठीक है, तो क्या ये वाला शिरा घुलनशील होता है, ये वाला शिरा ध्रुवीय होता है? नहीं जी, ये भी अध्रुवीय होता है, ये भी अध्रुवीय होता है। बट चूंकि ये एक छोटा सिरा है इसलिए ये जल में घुल जाता है और कुछ इस तरीके का आयन बना लेता है। ये एक प्रॉब्लम थी, ये एक समस्या थी कि हम जब एसिड को H2O में डाल रहे हैं तो वो हर बार इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं करता है। केवल जब छोटे कार्बन की श्रृंखला वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन बने तभी वो इलेक्ट्रोलाइसिस करता है, अन्यथा नहीं करता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक आइडिया आया। इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने एसिड में पहले क्या डाला, थोड़ा सा बेस। जैसे ही मैं NaOH डाल दूंगा, पहले ये इस बेस से रिएक्शन करके बनाएगा RC डबल बॉन्ड O माइनस Na+। ये बना हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन। अब इसमें ये फर्क नहीं पड़ता कि ये R कितने कार्बन से बना है, ये हर बार घुल जाएगा और आयन बना लेगा। मतलब कि हर बार हमारा जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा वो होगा। इस बात का गारंटी हो गई कि अब इलेक्ट्रोलाइसिस तो होगा। अब इसके मैकेनिज्म पर बात करते हैं। मैकेनिज्म पर बात करने से पहले ये देखें कि ये प्लस और ये माइनस क्या है। ये तो एक चार्ज है, बैटरी के चार्ज है। जैसे ही मैंने इस मॉलिक्यूल को इसके अंदर डाला, बेस को इसके अंदर डाला, बना क्या, ये बना। अब इस विलियन के अंदर दो चीजें हैं, एक तो H2O और ये दूसरा ये कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन। अब हम इन दोनों पर ही खेलने वाले हैं। पहले मैं इस पॉजिटिव आयन को लेकर चलता हूँ। पॉजिटिव आयन के साथ, पॉजिटिव आयन के पीछे अट्रैक्ट कौन होगा, यानी कि आकर्षित कौन होगा, नेगेटिव आयन। इसमें नेगेटिव आयन कौन सा है, बोले ये वाला पार्ट। इसका ये वाला पार्ट नेगेटिव है, ये वाला पार्ट नेगेटिव है। कौन सा, RC डबल बॉन्ड O माइनस, ये क्या है, नेगेटिव है। इस प्लस से ये नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर जो पूरा मॉलिक्यूल होगा उसका जो नेगेटिव भाग होगा वो इस इलेक्ट्रोड से जाके चिपक जाएगा। जैसे ही ये भाग इस इलेक्ट्रोड से चिपकेगा, क्या होगा, RC डबल बॉन्ड O, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा और क्या बना लेगा, RC डबल बॉन्ड O। पहले बात इसकी करते हैं कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया है। इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। जब इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता है तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। अच्छा, क्या H2O का ऑक्सीकरण नहीं हो सकता था क्या? यहाँ पर इस विलियन में तो H2O भी है और ये भी है, ये वाला पार्ट भी है और H2O भी है। हमने इस वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन करा दिया। मैंने इसका ऑक्सीकरण कराया तो H2O का क्यों नहीं करवाया? क्योंकि H2O का पोटेंशियल यहाँ पर इस नेगेटिव आयन की तुलना में कम है। यहाँ पर इस नेगेटिव आयन का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है ऑक्सीकरण करने का, इसलिए इसने ऑक्सीडेशन कर दिया, इलेक्ट्रॉन का नुकसान कर लिया। अब जैसे ही आप केमिस्ट्री में, पूरी केमिस्ट्री में ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर भी, जिस बार भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण होता है उस इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं एनोड। तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये वाला जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो क्या है, एनोड है।
ठीक है। अब क्या होगा, ये आगे जाके रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन करेगा, ये जो स्पीसीज बनी है, ये जो प्रजाति बनी है, ये बहुत ज़्यादा अस्थायी है। अगर ये बहुत ज़्यादा अस्थायी है तो यहाँ पर क्या होगा, ये दो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, इस वाले बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन ये आपस में टूट जाएंगे और यहाँ पर बनेगा हमारा फ्री रेडिकल आर मुक्त मूलक, और ये साथ में हमारी बन जाएगी CO2 गैस। ये बात ध्यान रखिएगा कि एनोड पर क्या हो रहा है, एक तो आर फ्री रेडिकल बना और CO2 गैस बनी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि एनोड पर क्या हुआ, एक तो CO2 गैस बनी और आर फ्री रेडिकल। ये आर फ्री रेडिकल अपने किसी आर फ्री रेडिकल के साथ में रिएक्शन करके आर आर बना लेगा, यानी कि एल्केन बना लेगा। अब हम इसी तरीके से बात कैथोड की करेंगे। अगर ये एनोड है तो ये क्या होगा, कैथोड होगा। कैथोड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर होगा अपचयन। अपचयन क्यों होगा वो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं बात कर रहा हूँ इस नेगेटिव चार्ज की, कि इस नेगेटिव चार्ज पर अट्रैक्शन किसका होगा, पॉजिटिव चार्ज का। पॉजिटिव आयन इस वाले मॉलिक्यूल में कौन है, ये Na+। अब आपके माइंड में आएगा कि Na+ है तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को खा लेगा और यहाँ पर कुछ Na करके इस तरीके की प्रजाति बनाएगा। बट ये रिएक्शन सरासर गलत है। दो कारण है इसके। एक तो ये Na मुक्त मूलक जो प्रजाति बनी है ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, यानी कि बहुत ज़्यादा अस्थायी है। और दूसरी बात, जब ये रिएक्शन हो रही होगी तो हमारे पास दो ऑप्शन थे, हमारे पास H2O भी है साथ में, और साथ में ये वाला मॉलिक्यूल भी। और यहाँ पर जब अपचयन की बात आएगी, अपचयन की बात आएगी तो H2O का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है किसकी तुलना में, Na+ की तुलना में। यानी कि H2O यहाँ पर अपचयन करेगा, तो H2O अगर अपचयन करेगा तो Na+ अपचयन नहीं करेगा। तो पहले हम Na+ की रिएक्शन H2O से कराएंगे, ये इससे रिएक्शन करेगा और आगे बनाएगा NaOH। ये बात ध्यान रखना कि एनोड कैथोड पर क्या बन रहा है, NaOH। अच्छा, कैथोड क्यों बोला इसको हमने, क्योंकि इसने प्लस को अट्रैक्ट किया और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वहाँ पर होता है अपचयन, और जहाँ पर अपचयन होता है बेटा उस वाले इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं कैथोड। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हमारे पास NaOH बन गया, Na और OH मिलकर NaOH बन गया। अब बचा क्या, ये वाला H+ प्लस H+ हो जाए। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ से निकला था वो इलेक्ट्रॉन हम इसको देते हैं, यानी कि एक H+ इलेक्ट्रॉन खा लेगा और बनाएगा क्या, H मुक्त मूलक। ये H मुक्त मूलक इसके किसी H मुक्त मूलक के साथ में हाफ ऑफ H2 गैस बनाएगा। यानी कि कैथोड पर क्या हुआ, कैथोड पर H2 गैस बनी जो कि बाहर निकल गई और इलेक्ट्रॉन का लूज हुआ, ठीक है, और साथ में बना NaOH। अब ये NaOH कैथोड पर बना है और CO2 एनोड पर बनी है, यानी कि ये दोनों अब हमारे विलयन में आ गई है। ये आपस में मिलकर क्या बनाएगी, NaOH प्लस CO2 मिलकर आपस में बनाएगी NaHCO3। ये एक तरीके का क्षार है, और ये क्षार कोई मामूली क्षार नहीं है, ये क्षार प्रबल क्षार है। और अगर इस वाले विलयन में NaHCO3 है जो कि बहुत ज़्यादा प्रबल क्षार है, तो वो इस विलयन के pH है, इसका जो pH है वो बहुत जल्दी बढ़ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का था हमारा ये मैकेनिज्म। अब हम ये देखेंगे कि जब R बराबर 3 डिग्री हो तब ये रिएक्शन कैसे होगी। देखो, जब R बराबर 3 डिग्री होगा, मान लो मैं इस 3 डिग्री R को लेकर इस रिएक्शन को करता हूँ, तो होगा कुछ यूँ कि ये नेगेटिव चार्ज एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा